Let us see further today after this parallel plate capacitor और भी दो कैपेसिटर्स है, वो है स्फेरिकल कैपेसिटर्स एंड कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कैपेसिटर, है ना। चलिए शुरू करते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर नाम में ही अंतर है। काफी बुक्स में लिखा है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर, मैं लिखा हूं ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग बॉडी का कैपेसिटेंस होता ही नहीं तो कंडक्टिंग स्फीयर का कहां से आएगा? नहीं। हाँ, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ये, हर जगह चलता है। मैं देखा हूँ 99% केसेस में लोग तो इसी यही बोलते रहते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर क्या है, ऑफ दिस कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर का कैपेसिटेंस कोई प्रॉपर्टी है नहीं, है ना। ड्यू टू ए स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर हमें कैपेसिटेंस देखना है। तो फिर कैपेसिटेंस किसके लिए है? हम बताए थे कि किसी एक डाइलेक्ट्रिक के लिए होता है। When you give a charge of q coulomb, if you develop a potential difference V, capacitance is q by V। मान लो कि ये हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है ऐसा वाला। अब ये कंडक्टिंग स्फीयर में अगर हम कुछ चार्ज देते हैं q, तो कौन सा डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटेंस इफेक्ट एग्जिबिट होगा? हो सकता है कि इसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक ऑयल भरा हुआ है, हो सकता है कि इसको किसी ऑयल में डुबोया गया है, मतलब चारों तरफ ऑयल भरा हुआ है, या फिर ये एयर में सस्पेंडेड है तो चारों तरफ एयर है। ऐसा केसेस में कौन सा कैपेसिटर कैपेसिटेंस इफेक्ट को एग्जिबिट करेगा? वो कैपेसिटर जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। अगर हम चार्ज क्यू इस कंडक्टर को देते हैं, हमें मालूम है कि ऑल द चार्जेस रिसाइड ऑन द सरफेस। अब यहाँ से जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स निकलते हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं, अंदर तो नहीं जाते हैं। मतलब अंदर अगर कोई डाइलेक्ट्रिक होगा, ये नहीं कि उसका कैपेसिटेंस नहीं है, कैपेसिटेंस है, लेकिन वो तो एग्जिबिट नहीं होगा। नहीं, वो एग्जिबिट नहीं होगा, वो प्ले में नहीं आएगा, क्योंकि इट इज नॉट एक्सपोज टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिक फील्ड? द सराउंडिंग मीडियम। ध्यान रहे कि द सराउंडिंग मीडियम इटसेल्फ इज गेटिंग एक्सपोज्ड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सराउंडिंग मीडियम का एक कैपेसिटेंस इफेक्ट एग्जिबिट होगा, क्योंकि ये भी डाइलेक्ट्रिक है, ये भी डाइलेक्ट्रिक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अंदर का जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें भी कैपेसिटेंस है, लेकिन वो हमें कोई एग्जिबिट नहीं हो रहा है, मतलब हमारे काम का है नहीं, क्योंकि हम उसको यूज नहीं कर रहे। कैसे यूज नहीं कर रहे? जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करते हैं, उसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट जो है उभर के आता है। इट इज एज गुड एज हमारे पास दो रेजिस्टेंस है और हमने एक बैटरी लगाया, क्या R1 का रेजिस्टेंस हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो खुला पड़ा है, इधर से करंट नहीं जा रहा है। Only R2 will exhibit the resistance to flow of current, है ना। जबकि ये भी एक रेजिस्टेंस वायर है, लेकिन ये अभी हमारे काम में नहीं है, एक्शन में नहीं है। तो कोई एक कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी जब चार्ज हो गया है, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी को चार्ज दिए हैं, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवेलेबल आउटसाइड, सो कैपेसिटेंस इज exhibited by the dielectric surrounding the conducting sphere। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया क्या? तो ये दोनों ही बोर्ड का 2-3 मार्क वाला क्वेश्चन में आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए तो हो जाएगा। When we give charge to a conducting sphere of radius r, मान लो कि स्फीयर का रेडियस r है और ये स्फीयर का रेडियस r है, ऐसा। यस, ये स्फीयर का रेडियस कितना है? r है।
जब भी हम इस कंडक्टिंग स्फीयर को कुछ चार्ज दिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड is established, an electric field is established around it, उसकी चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, सो द सराउंडिंग डाइइलेक्ट्रिक exhibits capacitance effect। जो सराउंडिंग डाइलेक्ट्रिक रहेगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड मिला तो उसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट जो है हमें नजर आने लगेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस इफेक्ट। ठीक है, तो जो सराउंडिंग डाइलेक्ट्रिक है वो कहाँ तक है? सरफेस से शुरू करके इंफिनिटी तक है। सपोज ए कंडक्टिंग स्फीयर इज सस्पेंडेड इन एयर, तो एयर कहाँ तक है? यहाँ से शुरू करके काफी दूर तक है, मतलब इंफिनिटी तक है। मतलब द एंटायर सराउंडिंग मीडियम इज बिहेविंग एज ए डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, हमें वो पूरा जो सराउंडिंग एयर है उसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो पूरा सराउंडिंग जो एयर हुआ उसका दो सरफेस हुआ, एक सरफेस हुआ ये वाला, दूसरा सरफेस हुआ इंफिनिटी में। दोनों सरफेस में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है निकाल देंगे, क्यू बाई वी इज द कैपेसिटेंस, है कि नहीं? ओके, नाउ द सराउंडिंग एयर और मीडियम और एयर इज extended up to infinity। The potential at surface of sphere, potential at सरफेस ऑफ स्फीयर, आप तो जानते हो क्या होता है। कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज उसमें Q है, रेडियस इसका R है, पोटेंशियल सरफेस में क्या होता है? होता है यस KQ/R। K का वैल्यू है 1/4πε0, है ना? 1/4πε0 हो गया पोटेंशियल। कहाँ पे पोटेंशियल हो गया? यहाँ पे, इस पॉइंट पे। ये कौन सा पॉइंट है? स्फीयर का सरफेस है। लेकिन स्फीयर का सरफेस से ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब हमें है कि जो सराउंडिंग मीडियम है उसका भी तो सरफेस है, उसका एक सरफेस में पोटेंशियल हो गया ये। अच्छा, अब इन्फिनिटी में क्या पोटेंशियल होगा? 0। हाँ, क्यू चार्ज के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस में के क्यू बाई इंफिनिटी। अगेन विल से पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज KQ by infinity is 0। So potential difference किसके क्रॉस में? across surrounding dielectric, across surrounding dielectric, surrounding dielectric कितना हो गया? It is coming out to be KQ by R minus 0 is KQ by R। कितना आसान है, K का वैल्यू भी लिख देते हैं, Q by 4πε0 R। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। When you give a charge of Q coulomb, you get a potential difference KQ by R at the two ends of the dielectric। So capacitance of the surrounding dielectric, I don't say capacitance of the conducting sphere, mind it, capacitance conducting sphere का नहीं है, capacitance of the surrounding dielectric, चारों तरफ जो डाइलेक्ट्रिक है वो कितना हो जाएगा? सराउंडिंग डाइलेक्ट्रिक का इज इक्वल टू C का फॉर्मूला क्या था? Q चार्ज दो, V पोटेंशियल डिफरेंस आया तो Q बाई V। V कितना आया है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया है? द पोटेंशियल डिफरेंस हैज कम Q by 4πε0R
और V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन R। Q बाई V क्या हो जाएगा, कितना सिंपल है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हाँ देखो ये एप्सिलॉन नॉट इसलिए आया क्योंकि AR लिए थे, अगर AR नहीं होता तो वहां पर एक एप्सिलॉन R आ जाता है ना। Yes. तो इन जनरल capacitance due to a charged conducting sphere is equal to 4 pi epsilon r, where epsilon is epsilon 0 into epsilon r, that is permittivity of surrounding medium, that is the permittivity of the surrounding medium। ये आपको ध्यान में आना चाहिए। कितना सिंपल है, यस। दूसरी क्वेश्चन आता है कैपेसिटेंस ऑफ ए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। अभी हम पहले भी बता चुके हैं कि जो कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है हर डाइलेक्ट्रिक के पास होता है, लेकिन वो इफेक्ट कम्स इनटू एक्शन ओनली व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जैसे कोई ऑर्डिनरी वायर है, उसके पास जो रेजिस्टेंस है रो L बाई A है, बट द रेजिस्टेंस कम्स इनटू प्ले व्हेन यू पंप ए करंट थ्रू इट। करंट जाने की कोशिश करेगा तभी ना रोकेगा, नहीं तो किसको रोकेगा, रेजिस्टेंस है, किसको रोक रहा है, किसको नहीं रोक रहा है। तो दैट एक्शन कम्स इनटू प्ले, दैट फिजिकल क्वांटिटी कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन ए करंट इज पासिंग थ्रू दैट वायर। सिमिलरली हर एक डाइलेक्ट्रिक के पास कुछ कुछ कैपेसिटेंस है, लेकिन वो कैपेसिटेंस प्ले में तब आता है व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड केस। Capacitance, just a minute, capacitance due to concentric spheres। सोच लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक छोटा सा स्फीयर है जिसका रेडियस a है, चलो मानते हैं रेडियस a, और एक दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस b है, दूसरे वाले का रेडियस कितना b है, और हमने इसमें एक ऐसा बैटरी लगा रखा है, और मैं टोटल स्पेस को 3 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। ये है पार्ट 1, ये है पार्ट 2, ये है पार्ट 3। चलिए सोचते हैं कि क्या होने वाला है। दिस बैटरी विल सप्लाई सम चार्ज टू दिस, इसमें चार्ज आएगा तो यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, तो जैसे ये फ्लक्स निकलेगा यहाँ से, ये फ्लक्स आके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करवाएगा। क्यू कूलम चार्ज से निकलता हुआ सारा का सारा फ्लक्स जब आउटर स्फीयर की इनर सरफेस में पहुंचेगा तो वहां पर कितना चार्ज इंड्यूस करवाएगा, सारा फ्लक्स पहुंच रहा है, माइनस क्यू इंड्यूस करवाएगा। इसका मतलब अंदर बनेगा माइनस क्यू चार्ज। अब यू नो नेट चार्ज इज 0, अंदर अगर माइनस क्यू चार्ज हुआ तो बाहर क्या चार्ज होगा, प्लस क्यू। बट दिस प्लस क्यू इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो it will pull electrons and will get neutralized. So what you find, there is charge on the outer surface of the inner sphere and inner surface of outer sphere. समझ में आ रहा है? Yes. There are 4 surfaces: inner surface, outer surface, inner surface, outer surface. Outer surface of inner sphere and inner surface of outer sphere पे आपको चार्ज मिल रहा है। अब चार्ज आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में जाता है। yes. तो ये पॉजिटिव चार्ज से जो फ्लक्स निकलेगा वो आएगा, मिल गया नेगेटिव चार्ज, इसका काम तमाम हो गया, यहीं पे आके खत्म नहीं। और इससे बाहर कोई फ्लक्स नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अवेलेबल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवेलेबल इन द स्पेस बिटवीन द 2 स्फीयर्स, neither inside the smaller sphere nor outside the bigger sphere। बड़ा स्फीयर की बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, छोटे स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जबकि तीनों रीजियन में डाइलेक्ट्रिक है।
हो सकता है कि यहाँ पर ऑयल ठूसा गया, भरा गया, यहाँ पर पेपर ठूसा गया, यहाँ पर एयर है। 3 डाइलेक्ट्रिक है। तीनों डाइलेक्ट्रिक में से कौन सा डाइलेक्ट्रिक 1 2 3 वाले में से कौन सा डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इफेक्ट एग्जिबिट करेगा? ऑब्वियसली 2, क्योंकि इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, इनको तो नहीं मिल रहा है। तो दिस कैपेसिटेंस इफेक्ट अभी मिलने वाला है वो किसका है? वो इट इज फॉर रीजन 1 एंड रीजन, सॉरी, नॉट फॉर रीजन 1 एंड 3, इट इज फॉर रीजन 2। ये जो रीजन है, दैट रीजन विल एक्सपीरियंस ए कैपेसिटेंस इफेक्ट। कौन सा रीजन? ये वाला रीजन। दिस रीजन विल एक्सपीरियंस ए कैपेसिटेंस इफेक्ट। समझ में आ रहा है ना? इससे बाहर कैपेसिटेंस होगा ना अंदर कैपेसिटेंस होगा। अब ये कैपेसिटेंस है कितना? तरीका तो वही है, यू हैव गिवन ए चार्ज, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, Q by V is the capacitance। सो सिंपल है कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला डेरिवेशन बहुत रेयरली आता है, लेकिन न्यूमेरिकल के रूप में आता है। पहला वाला डेरिवेशन इतना आसान होने के बावजूद बोर्ड वाले डालते रहते हैं, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का। हाँ, तो क्या लिखेंगे? इन फिगर शोन when inner sphere is given a charge Q, inner sphere को चार्ज दे दिए Q, चार्ज Q, a charge minus Q is induced on the inner surface of the outer sphere। आउटर स्फीयर का इनर सरफेस में चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस होगा। Thus, an electric field is established। Electric field is established electric field is established in the space। कौन सा स्पेस में? between the two spheres, दो स्फीयर की बीच वाले स्पेस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। ठीक है। The dielectric thereat, exhibits capacitance effect। ये डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इफेक्ट देना शुरू करेगा। मतलब कोई कंसेंट्रिक स्फेरिकल स्फीयर के केस में अगर हम छोटे स्फीयर के अंदर तेल भर देंगे, कैपेसिटेंस बदलेगा क्या? नहीं। ये पूरा अरेंजमेंट को तेल में डुबो देंगे, कैपेसिटेंस बदलेगा क्या? नहीं। ना ये डाइलेक्ट्रिक ना ये डाइलेक्ट्रिक, ये दोनों किसी काम के नहीं है। हाँ, इन दोनों के स्पेस में अगर कुछ भर देते हैं तो कैपेसिटेंस इफेक्ट विल बी अफेक्टेड। फाइन, कितना है वो कैपेसिटेंस? चलिए हम इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, पॉइंट M, एंड ये पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट N। पोटेंशियल एट पॉइंट M। बस फिगर को दोबारा ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखेगा। ये था छोटा स्फीयर और ये था बड़ा स्फीयर, दोनों का रेडियस आपको दिया गया है। छोटा स्फीयर का रेडियस है A, बड़े वाले का रेडियस है B। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है M, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है N। कर क्या रहे हैं? हम तो दिए हैं Q चार्ज, अब निकाल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस, Q by V हो गया कैपेसिटेंस। नहीं? हाँ, तो Vm Q के लिए भी होगा और यहाँ पर है माइनस Q के लिए भी होगा। Q के लिए पोटेंशियल होता है KQ by M, सॉरी KQ by ये डिस्टेंस रेडियस कितना है A, और माइनस Q के लिए, माइनस Q कहाँ है? यहाँ है। हम जानते हैं कि at every point inside a conducting sphere potential is same and same as the surface। सरफेस में क्या पोटेंशियल है बड़े वाले का?
माइनस के क्यू बाई बी, तो अंदर भी हर जगह वही होगा, तो इसको लिखेंगे के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इट इज कमिंग के क्यू गोज कॉमन, इट इज 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। भी एट एन, ये पॉइंट में पोटेंशियल, एन पॉइंट में पोटेंशियल क्यू के लिए होगा माइनस क्यू के लिए भी होगा। क्यू के लिए कितना दूर पे, बी डिस्टेंस पे, अच्छा तो हो जाएगा के क्यू बाई बी, और माइनस के क्यू के लिए वही होगा जो सरफेस में होता है, माइनस के क्यू बाई बी, बन गया 0। अब वैसे भी वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को कनेक्टेड था, पोटेंशियल तो 0 होना ही है। यस, वी गॉट द पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस across the dielectric is equal to, क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, across the dielectric potential difference will be Vm minus Vn, दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स, तो ये क्या बन गया, इट इज कमिंग आउट टू बी Vm माइनस Vn, कॉल इट V पोटेंशियल डिफरेंस। कितना है ये, दिस माइनस दिस, इट इज सेम एज Vm, क्योंकि ये तो 0 है, नहीं तो मिल गया क्या, इट इज के क्यू इंटू 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, ठीक है। So when you give a charge of q coulombs, automatically a charge minus q is getting induced in the inner surface of the outer sphere, and a potential difference is developed, kq whole into 1 by a minus 1 by b. Then what is the capacitance? ये जो आपका स्फीरिकल रीजन आपको दिख रहा है, इसका कैपेसिटेंस है कितना, इसका कैपेसिटेंस है कितना, ये रीजन का कैपेसिटेंस है कितना, कैपेसिटेंस इज given by the formula q by v। सोचो v is equal to all these things, v is equal to all these things, q by v करेंगे तो v इधर आ जाएगा, बाकी सब डिवाइड हो जाएगा, so it is coming out to be, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे ना, क्या हो जाएगा ये k q, और ये हो गया b माइनस a बाय ए बी, है ना, b माइनस a बाई ए बी। अच्छा तो ये q बाई v, v को इधर ले आओ, बाकी सब इधर ले आओ, इज इट कमिंग आउट टू बी ए बी बाय k इंटू v माइनस a। यस, अब k का वैल्यू क्या था, k वाज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, k वाज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, नहीं k की जगह अगर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन ए बी बाई बी माइनस ए। आई रोट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि डाइलेक्ट्रिक क्या है। In fact, this epsilon what you are talking about is epsilon 0 into epsilon r। अगर ये एयर है तो epsilon 0 लिखेंगे, एयर नहीं कोई दूसरा मीडियम है तो epsilon 0 into epsilon r लिखेंगे। समझ में आया क्या? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी पहला वाले का आंसर निकल के आता है। When we were talking about a single isolated charged conducting sphere, हम ये सोच सकते हैं कि जो दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर है वो इंफिनिटी पे है, कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब B का वैल्यू इनफाइनाइट है। तो B की जगह अगर इनफाइनाइट डाल दोगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0, खत्म, तो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन दिस। ये जो AB है, ये जो B है, B को नीचे ले आओ, B को नीचे ले आओ तो B बाई बी हो गया 1, इधर हो जाएगा माइनस A बाई बी, और B अगर इनफाइनाइट है तो A बाई बी 0 हो गया, ये 1 हो गया, क्या मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन A। आइसोलेटेड स्फीयर का भी तो वही एक्सप्रेशन था, है कि नहीं? ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा विच इज नॉट इंक्लूडेड इन योर बोर्ड सिलेबस, लेकिन मौका दूसरा नहीं मिलेगा। वो ये है, हम बताए थे कि जो कैपेसिटेंस है और जो रेजिस्टेंस है, दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड इट्स डायमेंशंस। R और C में एक रिलेशन भी बताए थे, नहीं? We know
अर्लियर वी हैव डिस्कशन किए हैं, वी नो दैट R इंटू सी, क्या आपको याद है कि रो इंटू एप्सिलॉन होता था? यस, बताए थे, और इट वाज हैविंग ए डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ टाइम। एक बार बताए थे, क्योंकि ज्यादा लोगों को नहीं चाहिए, जिनको चाहिए वो ले लेंगे इसको। आर सी इज इक्वल टू रो एप्सिलॉन। अभी हमें कैपेसिटेंस पता चल चुका है, 4 पाई एप्सिलॉन ए बी बाई बी माइनस ए। कोई पूछेगा यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक है, अगर उसका रेजिस्टिविटी रो है, तो ये दोनों सरफेस के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? आर सी इज इक्वल टू रो एप्सिलॉन। सी आपको मालूम है तो आप आराम से निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? सिमिलरली कोई आइसोलेटेड स्फीयर, जेई मेन में आ चुका है इसलिए मैं बता दिया, कोई आइसोलेटेड स्फीयर अगर हवा में लटक रहा है, उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया था? हमने निकाल दिए। इट वाज कमिंग आउट टू बी, कितना आया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नहीं, रेजिस्टेंस कितना होगा जो सराउंडिंग मीडियम है? तो आर सी इक्वल टू रो एप्सिलॉन। वहां से फिर से निकाल दो। वो क्वेश्चन ऐसे आया था कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिया था, मैं ज्यादा पुराना नहीं है, मैं टॉकिंग अबाउट सम 3 4 5 6 इयर्स ओल्ड। आजकल तो इजी क्वेश्चन आने लगे। ऐसे दिया था कि कोई एक आइसोलेटेड स्फीयर समंदर में फ्लोट कर रहा है, बहुत बड़ा है समंदर, यू नो, नाउ इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी, और इसको हमने कोई एक वोल्टेज दे रखा है ग्राउंड के साथ V0। तो यहाँ से करंट भाग रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा? टू दी अदर टर्मिनल। अदर टर्मिनल मतलब बेस। तो ये कितना करंट जा रहा है चारों तरफ? व्हाट इज द लीकेज करंट? पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है? अगर ये जो चारों तरफ जो मीडियम है जिसके अंदर से करंट जा रहा है, उसको क्या रेजिस्टेंस मिल रहा है? आर मिल जाएगा, तो आप करंट निकाल दोगे। आर कैसे पता करेंगे? वी नो सी, आर सी इक्वल टू रो एप्सिलॉन। वहां से आर हमें पता चल जाएगा। आर पता चल जाएगा तो V नॉट बाई आर इज द करंट। समझ में आया? सबको नहीं चाहिए, थोड़ा जान ली, अच्छी बात है। सर इसमें करंट निकल जाएगा, मतलब स्टेडी करंट के वाला नहीं पूछ रही है? हाँ, तो इसमें स्टेडी करंट ही रहेगा। इसमें कंडक्शन करंट कितना है, व्हाट इज द लीकेज करंट, वो ऐसे पूछेंगे। कोई अगर बॉल में हम चार्ज देके रखते हैं, पेंडुलम बॉल में, तो आप देखोगे वो धीरे धीरे चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि वहां से करंट धीरे धीरे लीक करना शुरू करता है, क्योंकि बॉल और ग्राउंड के बीच में क्या है? एयर है, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट विल ऑटोमेटिकली फ्लो। तो चारों तरफ करंट तो बहता नहीं है, मतलब डाइलेक्ट्रिक से डाइलेक्ट्रिक होता है, स्टेडी करंट फ्लो नहीं करेगा। अरे स्टेडी करंट फ्लो नहीं करेगा। कब तक करंट फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एज कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम एज बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस, तब तक फ्लो नहीं करेगा। जब तक फ्लो बराबर हो गया उसके बाद करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले तो फ्लो करेगा। पहले इसमें कुछ पोटेंशियल है, ग्राउंड में पोटेंशियल 0 है, तो करंट फ्लो करेगा। कब तक? जब दोनों का बराबर हो जाएगा, फिर फ्लो करना बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये बात है। तो हमें मालूम है कि आर सी इक्वल टू रो एप्सिलॉन। सो किसी भी एक कॉन्फ़िगरेशन में आप कहोगे रेजिस्टेंस ऑफ और सराउंडिंग ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। सबको नहीं चाहिए, बस ये छोटा सा मौका है बताने के लिए, तो बता दिया। ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू क्या होगा? रो एप्सिलॉन बाई सी, जबकि सी कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन आर। मिल गया? डाल दो वैल्यू, सी की जगह 4 पाई एप्सिलॉन आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा? रो बाय 4 पाई आर। एंड सेम फॉर द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आल्सो। ठीक है, बस एक्स्ट्रा चीज है, सब लोगों को नहीं चाहिए। इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर दोज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो आप भूल सकते हो। 5-6 साल पहले इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, यू कैन सी प्रीवियस ईयर जेई मेन क्वेश्चन, तो इसमें आपको ये मिल जाएगा। 5-6 साल नहीं, 8-10 साल पहले आया था। आजकल तो क्वेश्चंस बहुत हल्के हो गए, है ना। देयर वाज ए टाइम, जेई मेन का एग्जाम खत्म हुआ, जेई एडवांस का एग्जाम खत्म हुआ, देयर वाज ए कंपटीशन अमंग द टीचर्स, कौन पहले आंसर बना के अपलोड करेगा। एंड इट वाज डैम डिफिकल्ट।
मैं कितने बार भी कोशिश किया हूँ को तो 2-3 घंटा लग ही जाता है या 5 घंटा लग जाता है ना। अब पता चला कि उससे पहले काफी लोग हड़बड़ी में अपलोड कर लेते हैं, कुछ लोग तो गलत सलत भी अपलोड कर लेते थे। कभी नहीं कर पाया मैं सबसे पहले। इंडिया में इतने बड़े बड़े जानकार लोग हैं तो निकाल देते थे, अभी भी हुई है। तब क्वेश्चन ऐसा था। और आजकल का क्वेश्चन तो जो आ रहा है 25 क्वेश्चन विल हार्डली टेक 25 मिनट्स, उसको अपलोड करने में कोई क्रेडिट ही नहीं। आप कहोगे कंपटीशन हो रहा है कितना, ये लाइन से ये लाइन तक जो कूद जाएगा कंपटीशन हो रहा है, ये कितना डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। आप जाओगे कंपटीशन में, पर जाओगे भी तो जीत भी गए तो कोई क्रेडिट है, 20 सेंटीमीटर को कूद गया, अरे है कि नहीं। बात ऐसा ही हो गया। क्या करें, आपके जमाने में बच्चे इंटेलिजेंट तो है लेकिन उनका इंटेलिजेंस किसी दूसरी जगह लगा हुआ है। एनीवे वी कुड सी 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी, है ना। ओ चले इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं। ए कंडक्टिंग स्फीयर, hollow conducting sphere, sorry, a hollow conducting sphere, a hollow conducting sphere has capacitance C naught, क्या कैपेसिटेंस है C0, find what will be new capacitance when bit number 1 oil of epsilon r is equal to 4 is filled in it। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी याद रख लेना। बिट नंबर 2, इट इज डिप्ड, डुबा दिया गया, इन ऑयल ऑफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 3। पहला कि एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर था जिसका कैपेसिटेंस था C0। अगर उसमें ऑयल भर देते हैं जिसका एप्सिलॉन आर 4 है तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा। अगर इसको ऑयल में डुबो देंगे तो क्या होगा। फर्स्ट केस में सॉल्यूशन क्या कहेंगे, ऑयल भर देने से ये जो कैपेसिटेंस इफेक्ट कौन दे रहा है, अंदर का डाइलेक्ट्रिक की बाहर का, बाहर का। अंदर ऑयल भरो या ना भरो क्या फर्क पड़ता है, नथिंग इज अफेक्टेड। तो बाय फिलिंग ऑयल और द कैपेसिटेंस इफेक्ट, कैपेसिटेंस इज ड्यू टू सराउंडिंग डाइलेक्ट्रिक, सराउंडिंग डाइलेक्ट्रिक, है ना। By filling oil in the capacitance is not affected, capacitance is not affected, it remains same, मतलब जो था वही रहेगा, मतलब C0 ही रहेगा। But when it is dipped into oil, हमें क्या दिया गया है कि जो कैपेसिटर था वो उसका C0 है कैपेसिटेंस, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R था कैपेसिटेंस। When dipped in oil, when dipped in oil, now नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ऑयल का एप्सिलॉन R इंटू R, और ऑयल का एप्सिलॉन R बाहर वाले का क्या दिया है, 3 दिया है, दिस इज 3। तो क्या ये नहीं बन गया 3 टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R which is same as C0, so you say it is 3C0। ऑयल में डुबा देंगे कैपेसिटेंस बन जाएगा 3C0, अंदर ऑयल भर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं, यस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, $1,000 similar
mercury droplets each having charge q, potential difference और potential V, and potential V combine to form a bigger drop. Find what will be new potential of the drop. ये जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका पोटेंशियल क्या होगा? 1000 ड्रॉपलेट्स, हर एक ड्रॉपलेट में चार्ज था Q और पोटेंशियल था V, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। नहीं, V होता है KQ/R, ड्रॉपलेट का साइज क्या था उसके हिसाब से V था। ये सारे जुड़ के एक बड़ा ड्रॉप बन गए, तो बड़ा ड्रॉप का पोटेंशियल होगा क्या? सोचना है। क्या 1000 क्वांटिटीज है, हर एक का V था, सब जोड़ के 1000 V हो जाएगा? सोचना है। चलिए सोचते हैं सॉल्यूशन। ये थे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, ये हर एक का रेडियस मान लो R था। अब ऐसे बहुत सारे ड्रॉपलेट हमारे पास थे, 1000 ड्रॉपलेट्स। ये 1000 ड्रॉपलेट जुड़े और बन गए एक सिंगल ड्रॉप, है ना? सिंगल ड्रॉप बन गया। ये जब जुड़े एक सिंगल ड्रॉप बना, तो जो सिंगल ड्रॉप बना वो काफी बड़ा हो गया होगा, इतने सारे ड्रॉपलेट मिले। तो चलो मानते हैं कि उसका रेडियस R है। अब अगर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट मिलके 50 ग्राम के थे, तो बड़ा ड्रॉपलेट का भी तो 50 ग्राम का ही होगा, मतलब मास विल रिमेन सेम। और मर्क्यूरी था तो मर्क्यूरी रहेगा, मतलब डेंसिटी विल रिमेन सेम। मास और डेंसिटी बराबर हो गए तो वॉल्यूम हैज टू बी सेम। इसका वॉल्यूम बराबर होगा नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स। सारा ड्रॉपलेट का वॉल्यूम को जोड़ दो। बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम क्या है आपको मालूम है? कोई स्फीयर ऑफ रेडियस R है तो 4/3 पाई R3, और दैट इज इक्वल टू 1000 टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल r3। थोड़ा मारपीट करो तो मिला R इज इक्वल टू 10R। देखो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, क्यूब रूट ले लो, 1000 का क्यूब रूट होता है 10, सो R इज इक्वल 10R। ये R क्या है? रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। R इज रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। और स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। चलो यहां तक की चीजें समझ में आया, ठीक है। फॉर ईच ड्रॉपलेट V क्या है? इट इज KQ/R। हर एक ड्रॉपलेट के लिए V इज KQ/R, ये हमें दिया गया है, V इज KQ/R, ठीक है। फॉर बिगर ड्रॉप, जो बिगर ड्रॉप बना, आप जानते हो कि टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बिगर ड्रॉप का? यू नो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हर एक ड्रॉपलेट में कुछ कुछ चार्ज था, सब मिलेंगे तो टोटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इट इज 1000 Q। हर एक ड्रॉपलेट में Q चार्ज था तो मिलके हो गया 1000 Q। तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप is coming out to be KQ total by R। R is radius of the bigger drop, नहीं? तो आप इसको लिखो
K इंटू 1000 क्यूब बाय R के जगह क्या लिखेंगे 10 इंटू स्मॉल r। अब ये जो K क्यू बाई R है वो तो भी था, इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी 100 भी? नहीं, देखो K क्यू बाई R के जगह भी लिख दिए, 1000 बाई 10 हो गया 100, मतलब 1000 तो ड्रॉपलेट मिले, हर एक का पोटेंशियल भी था, तो द कॉमन पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी 100 भी। समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा थोड़ा सा। जनरलाइज करके याद रखना दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस, क्योंकि हर वक्त ये 1000 ड्रॉपलेट नहीं देते, कभी कभार 729 देते हैं, क्यूब रूट निकालना मुश्किल हो जाता है। क्यूब रूट इज 9, याद रहे कि 9 होता है। 243 देंगे तो इसी इट इज 7, ऐसे करके आपको समझना है, नहीं तो याद नहीं रहेगा तो फंस जाओगे। लेट अस हैव ए जनरलाइज्ड फॉर्मूला। सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है, n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, हर एक का साइज बराबर है, आइसोलेटेड ड्रॉपलेट्स है, हर एक का रेडियस r है। कितने तो है? n ड्रॉपलेट्स। C naught is capacitance of each drop of each droplet. Suppose capacitance of each droplet, we have got n droplets, तो थोड़ा इसको सरका के रखें, जबरदस्ती n है बोल के आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। इधर C0 is capacitance of each droplet. Suppose Q0 is charge on each droplet. V naught is potential of each droplet. Say R is radius of each droplet. If n droplets combine, then for the bigger drop, R क्या हो जाएगा? It will be n to the power 1/3 into small r। हाँ, ये तो वॉल्यूम वाला रेशियो से निकल गया ना। क्या बात समझ में आ रहा है? C क्या हो जाएगा? अब 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल r वाज C नॉट। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल R क्या हो जाएगा? वही n to the power 1/3 into C नॉट। बढ़िया, मतलब हर एक ड्रॉपलेट का कैपेसिटेंस अगर C नॉट है, 1000 ड्रॉपलेट मिल गए, अब कैपेसिटेंस कितना होगा? 10C नॉट। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, चार्ज क्या हो जाएगा? NQ। हर एक में Q नॉट था तो अब हो जाएगा NQ नॉट। बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इट विल बी n to the power 2/3 V नॉट। आप चाहे तो सारा चीज को निकाल सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? याद रखोगे तो बड़े फायदे में रहोगे। ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? अच्छा, ये हो गया आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर की बात। ज्यादा वेराइटी के न्यूमेरिकल्स इस पे नहीं आते। जब हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे तब फिर से इसको देख लेंगे, एनर्जी कितना स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है। चलिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसमें बहुत सारी चीजें फिर से आएंगे। ठीक है, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट। सीरीज कनेक्शन ऑफ, हाँ रेजिस्टेंसेस बोल दिए, कैपेसिटर्स, सॉरी, सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। रेजिस्टेंस की केस में सीरीज कनेक्शन हम लोग पढ़े थे।
है ना। यस अब कैपेसिटर के केस में पढ़ेंगे, रूल्स आर सेम फॉर बोथ ऑफ देम। रेजिस्टेंस के केस में पढ़े थे, इफ ओनली टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एट ए पॉइंट सीरीज। they are in series. Similarly, only two capacitors are connected at a point, they are said to be in series. तो डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, खाली समझते हैं कि होता क्या है। जब ये कोई एक कैपेसिटर का एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये कोई दूसरा कैपेसिटर का एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, और ऐसा करके कनेक्टेड है। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का प्लेट साइज बराबर है, दोनों अलग अलग साइज के हैं। पहले समझो, लिखो मत। अगर मैं एक वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, आई अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप जानते हो कि जैसे इसमें चार्ज Q आएगा ये सरफेस में, तो ये सरफेस में आता था -Q और बाहर वाला सरफेस में आता था +Q। O + Q इसकी नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होने के कारण न्यूट्रलाइज हो जाता था, लेकिन अभी तो कनेक्टेड नहीं है। नाउ इट इज नॉट कनेक्टेड। यहाँ पर भी इंसुलेटर है, यहाँ पर भी इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक से। अब होता क्या है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, दोनों को किसी एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ा गया है। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ा गया है। यहाँ पर अगर आप कोई चार्ज रखोगे, यहाँ पर -Q होगा, +Q कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, एट द फारदेस्ट एंड, नहीं, कंडक्टर का फारदेस्ट एंड में होगा। मतलब यहाँ पर आपको -Q होगा, तो यहाँ पर +Q नहीं होगा, वो सब ढकेलते हुए आ जाएंगे, आएंगे यहाँ पर बन जाएंगे कितना, +Q, यहाँ पे बन जाएगा +Q, फिर यहाँ क्या बनेगा, -Q, और बाहर वाला जो +Q बनेगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो क्या मिला आपको, Q -Q, Q -Q, 25 तो कैपेसिटर लगा दो, बात तो वही रहेगा। मतलब हर एक कैपेसिटर में क्या बराबर रहा, चार्ज। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस में क्या बराबर रहता था, करंट। अब सब में चार्ज बराबर रहेगा, समझ में आया। ईच कैपेसिटर विल बियर द सेम चार्ज, ये चीज देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं सीरीज कनेक्शन के साथ। CHSE वालों का ये एक ऑल्टरनेट ईयर में आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। ये साल नहीं आया तो अगले साल आएगा, अगले साल नहीं आया तो उसके अगले साल आएगा, कंटिन्यूसली आते रहता है, और आपकी बोर्ड वाले भी यही डालते रहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 मार्क का क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लेना, सुन लेना। So here is a number of capacitors connected in series. ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ऐसे करके ढेर सारे कैपेसिटर्स ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, चलो मानते हैं कि यहाँ पर 3 कैपेसिटर लगे। There are 3 capacitors connected like this. और इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। मैं ये तीनों का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना चाहता हूं और नाम दूंगा उसको C इक्विवेलेंट। ये अकेला ये तीनों का बराबर है हम कब कहेंगे, जब ये तीनों जैसे बिहेव करेंगे, ये अकेला वैसे बिहेव करेगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं कुछ V0 वोल्ट अप्लाई करता हूं तो जितना चार्ज ये लेंगे, यहाँ पर अगर मैं V0 वोल्ट अप्लाई करता हूं तो यहाँ पर भी उतने ही चार्ज जाएगा, तो हम कहेंगे ये अकेला इन तीनों का बराबर है। क्या बात समझ में आया? हाँ, तो अब इसमें जितना चार्ज सप्लाई जा रहा है इसमें भी उतना ही जा रहा है, तो मतलब ये 3 रखो या 1 रखो, चीजें तो बराबर है। ठीक, ये चीज हमें समझ में आया। ठीक है, थोड़ा इसको बढ़िया से देखे जाए। पहला पॉइंट जो हमें समझ में आया वो ये है कि बिट नंबर 1, इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन बस उतना ही लिखना, प्रिसाइजली लिखना, ब्रीफली लिखना और टू द पॉइंट लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसा मत लिखना, दे विल नॉट कंसीडर यू। इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन charge on each capacitor, charge on each capacitor is same। ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ, 1 मार्क वाला क्वेश्चन हुआ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। लॉजिक किसी भी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ नहीं मिलेगा आपको, इन नन ऑफ द बुक्स। व्हाई इट इज सेम,
करंट के केस में तो दिख रहा था, इधर से घुस रहा था इधर से निकलेगा, है कि नहीं? हाँ, तो इसके केस में कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन स्टेटमेंट हर जगह मिल जाएगा। लॉजिक में आपको बताया कि क्यों हर एक में चार्ज बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात है। अब सपोज यहां पे अगर Q चार्ज आया तो क्या इन तीनों में Q/3 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 होंगे? नहीं, ये Q आया यहाँ पे तो यहाँ हुआ -Q, यहाँ पर +Q, ये -Q +Q। मतलब अगर हर एक में चार्ज Q है और देयर आर 3 कैपेसिटर्स, देन व्हाट इज द टोटल चार्ज सप्लाइड? Q ओनली। बे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। तो यहाँ पे चार्ज है Q, तो यहाँ पे चार्ज है -Q, Q -Q, ऐसे करके चार्ज है। हर एक में चार्ज है Q और -Q। ये Q चार्ज है, यहाँ पे भी Q चार्ज है, यहाँ पे भी Q चार्ज है, तो इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। V1 PD अक्रॉस C1, C1 में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा? Q/C1, यू नो C इक्वल टू Q/V, तो PD अक्रॉस C1 विल बी Q/C1, है ना? Similarly, what is V2? V2 is PD across C2. And that is Q/C2. You know, you can write it. PD across C2. स्कूल वाले पूछेंगे डिराइवेशन, बहुत मजा आता है उनको ये सब पूछने में। आसान चीज है ना, यही पूछेंगे और बच्चों का टांग खींचेंगे। Now what is V3? V3 is potential difference across C3, है ना? Potential difference across C3, so it is Q/C3। ये चीज समझ में आ गया। चल, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, कोई बड़ी चीज है नहीं इसमें, बहुत आसान था। Everyone knew it। अब what is V? जो वोल्टेज आप अप्लाई किए हो, दैट इज PD अक्रॉस C इक्विवेलेंट। कितना हो जाएगा? Q/C इक्विवेलेंट। सर यहाँ पे भी Q कैसे है? अरे इसीलिए तो इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, यहाँ पर जितना Q जा रहा है वहां पर उतना ही Q जा रहा है, तभी तो हम इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। ये बात हमें समझ में आ गया कि दोनों ही केस में, दोनों ही फिगर में तीनों जो आपका पैरामीटर्स थे, कैपेसिटर C1 C2 C3, इनके क्रॉस में क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंस है बता दिया। सो V0 क्या है? V0 इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C इक्विवेलेंट। कितना होगा? Q/C इक्विवेलेंट, क्योंकि इसमें भी तो चार्ज Q है ना। बिट नंबर 3, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू फर्स्ट सर्किट। पहला जो सर्किट है, इसको अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, पहले थोड़ा ध्यान से देखो कि यहाँ से चार्ज गया, ये पॉजिटिव प्लेट हुआ, नेगेटिव प्लेट हुआ, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, हायर लोअर, ऐसा करके। और आप जानते हो कि जब भी आप लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाओगे तो यू विल गेन पोटेंशियल, गेन ऑफ पोटेंशियल इज टेकन पॉजिटिव। यहाँ पर ये है हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल। चलिए यहाँ से चलते हैं, चलेंगे तो यहाँ पर हम गेन कर रहे हैं V0, यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं तो हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो लॉस कर रहे हैं V1, यहाँ पर हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, लॉस कर रहे हैं V2, लॉस कर रहे हैं V3 एंड कमिंग बैक। तो आप कहोगे V0 इज इक्वल टू, और V0 माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0, और V0 इज V1 माइनस और V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्यों माइनस हुआ? क्योंकि चार्ज इधर गया तो ये वाला प्लेट पॉजिटिव प्लेट बन गया, इधर से चार्ज आ रहा है तो ये पॉजिटिव प्लेट बन गया, ये नेगेटिव प्लेट बन गया। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा है हायर पोटेंशियल में। ओके, ये मिल गया। अब सबकी वैल्यू डाला जाए, काम तो यहीं पे खत्म हो गया। V0 क्या था? लुक एट दिस, V0 क्या था? इट वाज Q/C इक्विवेलेंट। डाल दिया जाए वैल्यूज, क्या मिला? Q/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3
कितना आसान है, Q कैंसिल हो गया और मिला 1/C इक्विवेलेंट कैन बी सेम एज सेड एज 1/C1, 1/C2, 1/C3। हाँ सर, ऐसा कहीं फॉर्मूला देखा हुआ याद आ रहा है, कहाँ था? इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन में जो फॉर्मूला है, कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन में वैसे ही कुछ फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है? और उल्टा रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन में जो फॉर्मूला है, कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन वही फॉर्मूला होगा। अगर स्टेटमेंट समझ में आ रहा है तो बताओ, C1 और C2 पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? C1 प्लस C2, क्योंकि रेजिस्टेंस का सीरीज में R1 प्लस R2 होता है। तो तरीका वही है। तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। ये हो गया पहला डेरिवेशन, when resistances are sorry capacitances are in series. Similarly, चलिए देखते हैं when capacitors are in parallel. Parallel connection of capacitors. रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन की रिकॉग्निशन हम लोग कैसे किए थे? इफ टू रेजिस्टेंसेस आर नॉट इन सीरीज एंड यू आर एबल टू फॉर्म ए क्लोज लूप टेकिंग ओनली दोस टू रेजिस्टेंसेस, you say they are in parallel. Same for capacitors. If two capacitors are not in series and you are able to form a closed loop taking only those two capacitances, you say they are in parallel. जैसे हम कहेंगे कि ये कोई एक कैपेसिटर है और मान लो कि ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है, ये C1, ये C2, ये C3 हुआ। सपोज मैं कुछ ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, तो आप क्या कहोगे? C1 C2 सीरीज में है क्या? नहीं है। सीरीज में होने के लिए चाहिए क्या? सिर्फ उन दोनों को कनेक्टेड होना चाहिए था, नाड़ा निकला हुआ है। तो C1 C2 सीरीज में नहीं है। क्या C1 C2 के लेके क्लोज लूप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो C1 C2 पैरेलल है। सिमिलर C2 C3 पैरेलल है। C1 C2 C3 आर पैरेलल टू ईच अदर, रूल्स आर सेम। ठीक है, हम अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं व्हेन कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे कोई एक कैपेसिटर है, चलो मानते हैं कि C1 इज द कैपेसिटेंस। यहाँ पर कोई एक कैपेसिटर है, ऐसा सुंदर सा बनाते हैं थोड़ा। देयर आर टू कैपेसिटर हियर, टू प्लेट्स फॉर्मिंग ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर एक है, और चलो मानते हैं कि ये डंडी है उसका, ये हो गया। अब ऐसा करके हमारे पास मान लो 3 कैपेसिटर्स लगे हैं। ठीक है, देयर आर 3 कैपेसिटर्स, और ये तीनों को मैं पैरेलली कनेक्ट करता हूँ। ये तीनों ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये हो गया कॉमन डंडी। अब मैं इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब है ये अकेला कैपेसिटर इन तीनों की बराबर है। अगर ये अकेला तीनों की बराबर है तो कैसे साबित करेंगे? अगर हम इसमें कुछ V0 वोल्ट अप्लाई करेंगे और यहाँ से कुछ Q चार्ज गया, और यहाँ पर भी V0 वोल्ट अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी अगर उतने ही चार्ज गया, तो हम कहेंगे ये अकेला इन तीनों का बराबर है। इधर क्लियर? ये अकेला इन तीनों का बराबर है। कब? जब तीनों की केस में बराबर चार्ज जा रहा है। इस केस में जितना चार्ज जा रहा है, इस केस में उतनी चार्ज जा रहा है, बाय एप्लीकेशन ऑफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से सेम चार्ज जा रहा है, तो कहेंगे बराबर है। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हुआ। चलिए मानते हैं कि ये कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C1, C2, C3 आर द कैपेसिटीज। ठीक है, अब तीनों पैरेलल में है। क्या बता सकते हो व्हाट इज सेम इन द 3 कैपेसिटर्स? अब देखो, आप यहां से यहां तक, इधर से भी आओ, इधर से भी आओ, इधर से भी आओ, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। कहने में क्या मतलब है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3। तो सीरीज में क्या बराबर हुआ? चार्ज। सीरीज रेजिस्टेंस में करंट।
करंट के साथ साथ चार्ज है, याद रखने के लिए आसान है। और पैरेलल में उधर भी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर था, इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। तो पहला चीज जो हमें समझ में आया वो ये है, इन पैरेलल कनेक्शन potential difference across each capacitor is same। हर एक कैपेसिटर में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है। रेजिस्टेंस की केस में भी तो वही होता था, अभी वही हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। अच्छा ये बात है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे निकालेंगे? ठीक है भाई, यहाँ से अगर Q चार्ज आया, घुसा यहाँ से तो निकलेगा यहाँ से और वापस आएगा। अब अगर घुसेगा इधर से तो इधर से कुछ Q1 चार्ज जाएगा, इधर से कुछ Q2, इधर से कुछ Q3 चार्ज। Q1 हुआ यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3 और फिर निकल के आएगा, फिर से Q चार्ज मुड़ के बैटरी में वापस आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? जो चार्ज निकला घुसा ऐसे निकल के आया है कि नहीं? और यहाँ पर तो Q चार्ज आया है ऐसे। क्या बता सकते हो कि जो कैपेसिटर C1 है उसका ये वाला प्लेट में कितना चार्ज होगा? ऑब्वियसली Q1, और दूसरे में माइनस Q1, इसमें Q2, इसमें माइनस Q2, Q3 एंड इसमें कितना होगा? इसमें अगर Q3 हुआ तो दूसरे प्लेट में क्या होगा? माइनस Q3। वी अंडरस्टैंड। ओ लेकिन एक चीज है कि तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2। नाउ V1 इज और Q1 ऐसे लिखते हैं, Q1 चार्ज ऑन C1 कितना है? इट इज C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। आपको मालूम है Q इज इक्वल टू C इंटू V, C इज इक्वल टू Q बाई V, Q इंटू C इंटू V। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? इज सेम एज। यहाँ पर सेम एज कितना है देखो तो, ये पोटेंशियल डिफरेंस। इधर से जाओ जितना है, इधर से जाओ उतना है, इधर से जाओ उतना है, इधर से जाओ भी तो उतना है, मतलब सेम एज V0, सेम एज V0। हर एक में पोटेंशियल डिफरेंस V0 है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? वही V0, हर जगह V0। अच्छा ठीक है, तो पहले वाले में कितना चार्ज आएगा? Q1 is charge on C1 is C1 V0, Q2 is charge on C2 will be obviously equal to C2 V0, C2 V0। और चार्ज ऑन Q3 क्या हो गया? Q3 is charge on C3 is C3 V0। ओ तीनों में चार्ज मालूम है। Q चार्ज ऑन C इक्विवेलेंट, जो C इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसमें कितना होगा? C इक्विवेलेंट इंटू V0। 2 स्टेप हो गया नहीं? पॉइंट नंबर 3, हमने देखा यहां से हमने Q चार्ज सप्लाई किया और Q1 इधर है, Q2 इधर है, Q3 इधर है, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और किरचॉफ्स करंट लॉ। as much charge will enter to a junction that much charge has to go away। नहीं, जितना चार्ज घुसेगा उतनी चार्ज निकलेगा। तो क्या लिखेंगे? ये पॉइंट को कुछ P नाम दे देते हैं। applying conservation of charge to the junction P, junction P क्या कहोगे? जितना घुसेगा उतना ही निकलेगा। क्या कभी ऐसे हुआ है आपकी क्लासरूम में ज्यादा बच्चे घुसे और निकले कम, या निकले घुसे कम और निकले ज्यादा? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अब ये नहीं बोलोगे कि ह्यूमन बींग्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो स्टेटमेंट नहीं है। फिर भी
दे कैन बी वेरी अम्पली क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड ऑल्सो। ऐसा मत सोचना कि नहीं हो सकता, लेकिन फिलहाल इन द क्लासरूम दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, ये बात सही है। तो जितना करंट चार्ज इसमें घुसेगा उतने ही चार्ज निकलेगा। तो आप कहोगे सबका वैल्यू क्या है, Q तो हो गया C इक्विवेलेंट इंटू V, Q1 हो गया C1 इंटू V0, C2 इंटू V0, C3 इंटू V0। सारा V0 को खा जाओ, क्या मिला, C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। कितना आसान है, 2 डेरिवेशन 4-5 मार्क के लिए आएगा। Q3 अब हाँ ऊपर वाला Q3 ही है, नीचे नीचे अच्छा दूर से 2 दिख रहा है, हर बड़ा चीज दूर से छोटा दिखता है, 3 कभी कभी 2 दिखता है, ठीक है बात सही। हाँ तो C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 प्लस C3, समझ में आया। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टर का सीरीज कनेक्शन की बराबर है, समझ में आया। बिफोर वी गो फॉर एनी अदर क्वेश्चन, मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा जो आपकी बोर्ड में आता है। आपकी बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 9 माइक्रोफैराड है और ये 4 माइक्रोफैराड है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सोच लो। 3 माइक्रोफैराड, कितना जल्दी बोल दिया, यू डिडंट टेक मोर देन 20 सेकंड्स टू टेल द आंसर। आप देख रहे हो कि 3 और 9 पैरेलल में है, 3 और 9 पैरेलल में हो गया तो 3 प्लस 9 हो गया 12 माइक्रोफैराड। अब ये 12 माइक्रोफैराड 4 के साथ सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 इंटू 4 बाई 12 प्लस 4। ये सब तरीका आपको मालूम है, 3 माइक्रोफैराड। दिस ईयर 2023 मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चन ये है, 2 कैपेसिटर्स। ये साल का मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चन ये आया था। देखो क्या करें, हमारे एक बाहुबली स्टूडेंट इसको भी गलत कर दिया। कटप्पा नहीं मारेगा तो क्या करेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा उसको। देखो ये हो गया, मान लो कि ये समथिंग लाइक 4 ये ले लिया 3 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, ये 5 माइक्रोफैराड। क्या बता सकते हो क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कितना होगा 7। देखो कितना आसान है, इसका हो गया 7, 3 और 6 सीरीज में है तो 3 into 6 by 3 plus 6 हो गया 2 इन पैरेलल विद 5 is 7। मतलब बढ़िया से पकड़ में सबको आ गया। ये साल का 23 का मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चन है। पीछे एक भैया बैठा है, उसको पूछ लो आया था कि नहीं आया था, वो बोलेगा। हाँ मतलब आता है, ऐसे करने के लिए हम लोग कर लेंगे थोड़ा इधर उधर के क्वेश्चंस लगे हाथ। मैं आपको यहाँ पर और भी एक चीज बताता हूँ जो आपकी बुक में नहीं बताया है, ह्यूस्टन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर का ह्यूस्टन ब्रिज, अगर हमारे पास ऐसा कोई एक कैपेसिटर है C1, ये है दूसरा C2, ये है तीसरा C3, ये है चौथा C4, ऐसे करके 4 कैपेसिटर है और यहाँ पर कोई एक कैपेसिटर मिला है और हमने यहाँ पे एक बैटरी को कनेक्ट कर लिया। C1, C2, चलो ये C3, C4 ऐसे ही वैल्यू दे दिए, इसको C5 को। ये वोल्टेज V0 है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये सारा रेजिस्टेंस होते तो C5 में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने के लिए, C5 में करंट 0 होने के लिए क्या कंडीशन था, दिस इंटू दिस मस्ट इक्वल टू दिस इंटू दिस। यहाँ पर भी वही है। If C1 into C3 is equal to C2 into C4, there will be no potential difference across C5, मतलब there will be no charge on C5। समझ में आया क्या? नो चार्ज ऑन C5 मतलब इधर से कोई चार्ज नहीं गया, मतलब इधर से जितना चार्ज आएगा इधर जाएगा, मतलब चार्ज ऑन C1 इज इक्वल टू चार्ज ऑन C2। ये समझ में आना चाहिए।
समझ में आया क्या? Yes, yes. इफ C1 इंटू C3 इज इक्वल टू C2 इंटू C4, देन इसको ह्यूस्टन ब्रिज नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं, खाली सिमिलर है तो मैं बता दिया। ह्यूस्टन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर्स, जैसे मैग्नेट के बीच में जो फोर्स होता है उसको कूलम्बिक फोर्स ऑफ मैग्नेट्स कहते हैं। कूलम्ब लॉ के साथ मिलता जुलता, जबकि जब मैग्नेट निकला तब कूलम्ब पर लोग सिधार चुके थे। वो 16वीं सेंचुरी में निकला, ये 1850 में निकला मैग्नेट के बारे में कहानी, है ना। तो कूलम्ब लॉ फॉर मैग्नेट कहते हैं क्योंकि उनका जैसा है। अच्छा, ये जो है C1 C3 इक्वल टू C2 C4, अगर कंडीशन हुआ देन पहला क्या है, पीडीए क्रॉस C5 इज 0, दूसरा हुआ चार्ज ऑन C5 इज 0, तीसरा हुआ Q और चार्ज ऑन C1 इज सेम एज चार्ज ऑन C1 का चार्ज कौन सी चार्ज के बराबर होगा, क्योंकि बीच वाले में कोई चार्ज नहीं जा रहा है, तो जो चार्ज इधर से आएगा वो इधर से ही तो जाएगा, इधर नहीं है। चार्ज ऑन C2 सिमिलरली चार्ज ऑन C4 इज सेम एज चार्ज ऑन C3। और इंटरेस्टिंगली हम ये भी कहेंगे, जैसे जिस रेजिस्टर में करंट नहीं फ्लो करता है, जो स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता है वो सब रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो सिमिलरली अगर इसमें चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगाओ C5 को बाहर। अगर C5 को बाहर भगा दिए, C1 C2 रह गया सीरीज में, C1 C4 C3 हो गया सीरीज में। कोई पूछेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, तो आप कहोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 C2 ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में होगा तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2, रेजिस्टेंस वाला आइडिया को यूज कर लिए, और प्लस इसका हो जाएगा C3 C4 बाई C3 प्लस। बढ़िया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी आप निकाल सकते हो। तो थोड़ा ये एक्स्ट्रा नॉलेज पे रख लो, एंट्रेंस वालों में काम में लगेगा। स्कूल वाले भी कभी कभी मजा लेने के लिए एक्स्ट्रा जानना चाहिए, ऐसे भाव खा के दे देते हैं, पढ़ाते नहीं है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो ये बात ऐसा है। इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. समझ में आया? तो कैपेसिटेंस का सीरीज पैरेलल कनेक्शन हम लोग अभी देख ली। तो अभी हमारे पास काफी समय है, तो हम कुछ न्यूमेरिकल और कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल्स। ये कोई एक फिगर दिया गया है और ये कोई दूसरा कैपेसिटर है, ऐसा दिया है। दिया है कि ये 2 माइक्रोफैराड है, नहीं ये 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है और ये 6 माइक्रोफैराड है, ऐसे दिया है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इफ पोटेंशियल डिफरेंस across 6 microfarad is 12 volt, find Q and V0। 6 माइक्रोफैराड में पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, दिया गया है 12 वोल्ट। ये 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। पूछा है बताओ ये बैटरी का वोल्टेज क्या है, ये चार्ज क्या है, ठीक है। अच्छा बताओ, Yes, sir. अगर इसमें चार्ज Q1 है
6 माइक्रोफैराड में Q2, बैटरी सप्लाई किया है Q3, तो Q1 Q2 Q3 में क्या रिलेशन है? सर ये तो ऐसे तो नहीं होगा। अगर बैटरी ने यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3 है, चार्ज बैटरी सप्लाई किया Q3 है, क्या रिलेशन है? सेम दे आर ऑल इक्वल, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। इसका मतलब इसमें जितना चार्ज है इसमें उतना ही चार्ज है, बिकॉज दे आर इन सीरीज। ठीक है, सॉल्यूशन करें। चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा? यू नो इट इज Q इंटू CV। Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू C कितना है? 6 माइक्रोफैराड। V कितना दिया है? 12 वोल्ट। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 72 माइक्रोफैराड इंटू वोल्ट। माइक्रोकूलम हो गया, फैराड इंटू वोल्ट कूलम होता है, माइक्रोफैराड इंटू वोल्ट माइक्रोकूलम हो गया। 72 माइक्रोकूलम हो गया चार्ज किसमें? ये 6 माइक्रोफैराड। चलो ठीक है, एज 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो लिखना पड़ता है, आपको समझ में आ जाता है अच्छी बात है, तो स्कूल में इसके लिए स्टेप मार्किंग रहता है। ये 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज, द चार्ज ऑन देम are same. So potential difference across 3 microfarad is equal to 3 microfarad वाला जो कैपेसिटर, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? फॉर्मूला तो आपको मालूम है, फॉर्मूला होता है Q by C, C इक्वल टू Q by V। 3 माइक्रोफैराड में क्या होगा? चार्ज कितना है? सेम है, इसमें 72 है तो उसमें भी 72 है। C कितना है? 3 माइक्रोफैराड। ऊपर है माइक्रोकूलम, नीचे है माइक्रोफैराड। आंसर क्या मिलेगा? माइक्रोवोल्ट की वोल्ट। ऊपर है माइक्रोकूलम, नीचे है माइक्रोफैराड, माइक्रो को खा गया तो क्या मिलेगा? 24 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड इज 24 वोल्ट। पता चल गया कि यहाँ 24 वोल्ट है भैया, और यहाँ पर 12 वोल्ट है कोई बेवकूफ जो नहीं बोल पाएगा V0 कितना होगा? देखा, सब बोल पाए। V0 will be equal to 24 plus 12, that is 36 वोल्ट, है कि नहीं? और ये Q कितना है? What is this Q? सेम है जो यहाँ पे कितना है? 72 माइक्रोकूलम। तो आप कहोगे 10 V0 is equal to 24 वोल्ट plus 12 वोल्ट is 36 वोल्ट and Q is equal to 72 माइक्रोकूलम। क्या मैं सबको समझा पाया? Is it understood? जो लोग मुंह में पेन मार रहे हो, ध्यान रहे, नाक में मत मारना, ये बुरी आदत होता है, कभी नाक में कभी मुंह में, अच्छी बात नहीं है। दो इट में अपीयर टेस्टी बट देन नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है? नॉट गुड फॉर हेल्थ, केयरफुल रहना। ऐसा रहता है, कुछ लोगों को नाक में पेन डाल के बैठे रहेंगे, कुछ लोगों का मुंह में। मुश्किल तो तब होता है जब दोनों एक दूसरे का पेन एक्सचेंज करते हैं, नहीं? और भी खतरनाक होता है, इसका निकाला उसका मुंह में डाला, ठीक, मस्त। नंबर Q। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास 3 कैपेसिटर है, ऐसा सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा कैपेसिटर है ऐसे। हमारे पास एक बैटरी लगा, हाँ ये वैल्यूज भी दिया हुआ है, ये वैल्यूज दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, ऐसे करके दिया है। और यहाँ पर दिया है कि कोई 10 वोल्ट का बैटरी लगा है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ भैया, ऐसे बोला है। हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इसमें कितना हुआ, इसमें कितना हुआ, इसमें कितना हुआ। एक चीज मालूम है, अगर इसमें x हुआ, इसमें y हुआ, इसमें z हुआ, तो x प्लस वाई प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू 10, ये मालूम नहीं? लेकिन हमें तो पता करना है कि कितना है वो x y z का वैल्यू।
आपको पहले बताना ये है कि कौन से कैपेसिटर में चार्ज सबसे ज्यादा होगा। सेम, दे आर ऑल इन सीरीज, चार्ज इज सेम। ओ चार्ज इज सेम, ठीक है। तो पहले पता करते हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या ये तीनों कैपेसिटर को भगा के मीन की जगह सिंगल कैपेसिटर लगा सकता हूँ और कहूँ कि इसका इक्विवेलेंट है। मतलब यहाँ पर अगर मैं 10 वोल्ट लगाऊंगा तो जितने चार्ज इसमें से जाएंगे यहाँ पर भी उतने ही चार्ज आ रहे होंगे। 1/C इक्विवेलेंट इज 1/3, 1/6, 1/2। C इक्विवेलेंट इज 1 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया? 1 माइक्रोफैराड। मतलब ये तीनों का होना इसका अकेला होना बराबर है। तो Q चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई करेगा? यू नो इट इज C इंटू V। क्या है C? C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट हो गया 1 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड टू 10 वोल्ट इज 10 माइक्रोकूलम और चार्ज इज 10 माइक्रोकूलम। ये चार्ज यहां से सप्लाई हुआ 10 माइक्रोकूलम, मतलब यहां पर भी 10 माइक्रोकूलम ही जा रहा है, नहीं? व्हाट इज द चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड नाउ? 10 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोफैराड 10 माइक्रो, सब में चार्ज 10 माइक्रोकूलम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? Q/C 10/3 इसका पोटेंशियल डिफरेंस, 10/6 इसका पोटेंशियल डिफरेंस, 10/2 इसका पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे चार्ज ऑन, दैट इज सेम एज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, it is same as charge on each capacitor. थ्री 6 2 थे। अब लिखें कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू, फॉर्मूला है Q/C 10 माइक्रोकूलम और Q/C वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो थोड़ा लिख भी देते हैं। Q/C 10 माइक्रोकूलम चार्ज आया है 6 माइक्रोफैराड में तो हो गया 5/3 वोल्ट। सिमिलरली PD अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू अगेन Q/C सेम 10 माइक्रोकूलम चार्ज है क्योंकि दे आर ऑल इन सीरीज 10 माइक्रोफैराड तो ये हो गया 10/3 वोल्ट। PD अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू अगेन सेम मेथड 10 माइक्रोकूलम बाय 2 माइक्रोफैराड इज 5 वोल्ट। थोड़ा जोड़ के देखो तो तीनों को, 5/3 प्लस 10/3 15/3 इज 5 प्लस 5 10 वोल्ट तो दिए थे। सप्लाई वोल्टेज इज सम ऑफ दीज वोल्टेजेस। कभी कभार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि सही है कि नहीं है। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ये कोई एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर है। चलो ठीक है। और ये तीनों को कुछ ऐसा कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, दिया गया है कि ये कुछ 2 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 7 माइक्रोफैराड है। नहीं, 7 थोड़ा ऑड नंबर होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिवीजन में तकलीफ करता है। चलो मानते हैं कि ये 5 माइक्रोफैराड है। इफ चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड is 12 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन है चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड is 12 माइक्रोकूलम। फाइंड
charge on other capacitors charge supplied by battery and potential difference of बैटरी। कितना सिंपल है। ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हर एक कैपेसिटर में क्या क्या चार्ज है, ऐसे दिया गया है। 3 माइक्रोफैराड में चार्ज दिया गया है 12 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोफैराड में चार्ज दिया गया है 12 माइक्रोकूलम। वेल, क्या आप कोशिश कर सकते हो, तीनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। ओ तो क्या लिखे सॉल्यूशन में? एज ऑल आर इन पैरेलल। आप कहोगे V across 2 माइक्रोफैराड must be equal to V across 3 माइक्रोफैराड equal to V across 5 माइक्रोफैराड। 3 माइक्रोफैराड में चार्ज दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैराड में कितना है मालूम नहीं है, 5 में कितना है मालूम नहीं है। कॉल देम Q2 एंड Q5। V2 कितना होगा? Q2 बाय कैपेसिटेंस ऑफ दिस 2 है कि नहीं। ये V3 कितना हो गया? इतना ऑलरेडी दिया हुआ है। नहीं दिया है। क्या दिया है? ये 12 माइक्रोकूलम बाय 3 माइक्रोफैराड नहीं। अरे ये हाँ ठीक है Q by C उल्टा लिख दिया क्या? हाँ सीख तो सही लिखा हूँ। V5 कितना हो गया? चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड बाय उसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये 12/3 हो गया 4 वोल्ट। आप सिंप्लीफाई करो, क्या यहां से आपको मिल रहा है Q2 इज इक्वल टू, दोनों को कंपेयर करो, इट इज 8 माइक्रोकूलम और Q5 इज इक्वल टू, दोनों को कंपेयर करो, 20 माइक्रोकूलम। क्या बात समझ में आया? ये है ना, ये बात समझ में आया। क्या आप ये भी बता सकते हो व्हाट इज द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी? अब इधर गया है Q2, इधर गया है दिया है 12 माइक्रोकूलम और इधर गया है Q5। तो ये Q कितना है? चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो। यस तीनों को जोड़ दो। चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी क्या हो जाएगा? चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। थोड़ा इसको ऐसे स्क्वीज करके इधर रख देते हैं, यह एकदम फैल जाता है। ठीक, सो चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी is equal to 8 plus 12 plus 20 कितना हुआ? Is it coming 40 microcoulomb? Yes, it is coming 40 microcoulomb। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes sir। चलिए कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कैसे करते हो आप लोग। थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं ताकि थोड़ा निकल जाए और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 1/4 वोल्ट। 1/4 वोल्ट क्यों होगा भाई? जितना पोटेंशियल डिफरेंस C2 में उतने ही C3 में, उसमें भी इसमें, और ये भी वोल्टेज तो वही होगा। ये वोल्टेज कितना है? Q/C। Q कितना है? 12 माइक्रोकूलम बाय 3 माइक्रोफैराड, 4 वोल्ट। तो हर एक में 4 वोल्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी क्या हो जाएगा? V इक्वल टू
इट इज 12/3 4 वोल्ट। समझ में आया? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहां पर दिया है कि ऐसा हमारे पास दो कैपेसिटर है, 3 ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी खरीद के लेना होता है, नहीं फिगर तो ड्रॉ करना है। ऐसा ये दूसरा है और ये तीसरा है, 3 कैपेसिटर ऐसे हैं और ये सब पैरेलल में लगे। दिया कि ये जो कॉम्बिनेशन है तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये वैल्यूज दिया गया। क्या वैल्यूज दे दिए? वैल्यूज कुछ भी दे दो, ये 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, ये समथिंग लाइक 8 माइक्रोफैराड ऐसे दे दिया। अगर ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन को दिया गया 100 माइक्रोकूलम चार्ज, 98 microcoulomb charge. If 98 microcoulomb charge is supplied to the combination, ये जो कॉम्बिनेशन है उसको अगर 98 माइक्रोकूलम चार्ज दिया जाता है, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक में कितना कितना जाएगा। Find charge on each capacitor. सोच लो अगर ये रेजिस्टेंस दिया होता सारा, यहाँ पर करंट जा रहा है, किसमें कितना जाएगा, जो करते हो अभी वही करना है। तीनों पैरेलल में है तो तीनों में क्या बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, दैट यू नो। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, ठीक है। तो मानते हैं ना इसमें चार्ज x है, इसमें y है, इसमें z है, नहीं? यू कैन सॉल्व इट इन सेवरल डिफरेंट वेज, सेवरल डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। चलिए मैं फर्स्ट मेथड जो अच्छा मेथड नहीं है उस मेथड में पहले करता हूँ। दूसरा मेथड इससे भी स्मार्ट मेथड होगा, बट यू मस्ट लर्न द अप्रोचेस। फर्स्ट मेथड में हम देख रहे हैं कि एज ऑल आर पैरेलल, इन पैरेलल आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ऑल, सेम अक्रॉस ऑल, सारे में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। हाँ समझ में आ रहा है। अगर इसमें चार्ज x गया, इसमें y, इसमें z, तो आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होगा, q/c, मतलब x/2 not be equal to y/4 not be equal to z/8, नहीं? एंड ये कंडीशन तो है। अगेन चार्ज के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितना दिए उतना ही तो जाएगा। x प्लस y प्लस z कितना होना चाहिए, 98। सारे को x में कन्वर्ट करो, सारे को x में कन्वर्ट करो। y के जगह आप लिख सकते हो 2x, z के जगह लिख सकते हो 4x। सो x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 98, मतलब x इज 7 माइक्रोकूलम। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? x का वैल्यू हो गया 7 माइक्रोकूलम, x इज 7 माइक्रोकूलम। एक बार आपको x पता चल गया 7 माइक्रोकूलम, क्या आप y नहीं पता कर सकते? यस, 7/2, z 7/4। ओह सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो गया क्या? y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x। 14 आ रहा है, सॉरी मेरा कैलकुलेशन गलत था। तो इट इज कमिंग आउट टू x इज 14 माइक्रोकूलम। बढ़िया है। अच्छा इधर 7 है, डिवाइड करने से 14 होगा। 14 माइक्रोकूलम, x 14 हुआ तो y हो गया 28, नहीं? z हो गया 56। सब जोड़ो तो इट इज कमिंग आउट टू बी 98। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ डूइंग। क्या मालूम आपको कितना अच्छा लगा होगा, नहीं लगा होगा? सेकेंड मेथड देख लो, जो मेथड आपको अच्छा लगेगा। व्हाट इज
is the net capacitance? They are all in parallel. Yes, sir. तीनों पैरेलल में 2 4 8 तीनों पैरेलल में, तो इट इज नेट कैपेसिटेंस इज 2 + 4 + 8 इज इक्वल टू 14 माइक्रोकूलम. व्हाट इज द नेट चार्ज इन द सिस्टम? 98 माइक्रोकूलम. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? अरे इतना चार्ज दिया गया है किसी सिस्टम में जिसका कैपेसिटेंस ये है, तो इट इज 98/14 इज 7 वोल्ट. ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके क्रॉस में? सबके क्रॉस में है कि नहीं? तो चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा? 2 × 7 है ना. चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड क्या हो जाएगा? 3 था ना? यस 3 था. 3 नहीं 4 3 नहीं था, 4 था. चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा 4 × 7, that is 28 microcoulomb. And charge on 6 microfarad, कितना माइक्रोफैराड था? 8. Sorry, it was 8 microfarad. Charge on 8 microfarad is equal to 8 × 7 is 56 microcoulomb. Choice आपका, whatever method you feel like you can follow. ये मेथड में क्या है कि आप ओरली कर सकते हो, जल्दी जल्दी चीजों को कर लोगे. वहां पर इक्वेशन बैठाना पड़ रहा है, यहाँ पर ओरली देख के आप कर सकते हो. क्या बातें सबको समझ में आ रहे हैं? इट इज अंडरस्टैंडेबल टू ऑल? यस. ठीक है. ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और आज को आपको ढेर सारा चीज बताया भी गया है नहीं. तो आज की सेवा यहाँ पे समाप्त कर देते हैं. कल कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग इसके ऊपर और फिर आगे बढ़ जाएंगे. पढ़ेंगे मल्टीपल प्लेट कैपेसिटर्स एंड मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर. अगर कैपेसिटर में 2 की जगह ज़्यादा प्लेट है तो, एक डाइलेक्ट्रिक की जगह और ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक है तो, अभी एक डाइलेक्ट्रिक है किसी कैपेसिटर में ऐसे भरा हुआ है तो आप कर लोगे. मान लो यहाँ पे 2 डाइलेक्ट्रिक है, इसका एप्सिलॉन आर इसका एप्सिलॉन आर, दोनों अलग अलग है. फिर ऐसे नहीं रखा है, हो सकता है कि ऐसे रखा है, ये नहीं बताएंगे, स्कूल वाले नहीं पूछते, खाली थोड़ा सा बता दें ऐसे रखा है तो क्या होगा. या कुछ रैंडमली भर सकते हैं, ये एक प्लेट है, ये एक डाइलेक्ट्रिक है और ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, कैसे भी भर दो. फिर कैसे निकालेंगे? नहीं. ठीक है, आपकी काबिलियत के हिसाब से अगले क्लास ये सारा चीज डिस्कशन करेंगे. ये था सिंगल प्लेट कैपेसिटर, डबल प्लेट कैपेसिटर. मल्टीप्लेट कैपेसिटर भी आता है, ऐसे ऐसे करके ढेर सारे प्लेट्स रहेंगे. मान लो कि दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू दिस प्लेट, दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू दिस प्लेट, फाइंड द कैपेसिटेंस. बहुत सारा प्लेट्स भी है. तो ये है सब एडवर्टाइजमेंट अगले क्लास का. कहने का मतलब है डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास. बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं. मल्टीप्लेट कैपेसिटर, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर और सीरीज पैरेलल कैपेसिटेंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी है, वो भी करेंगे. फिर मिलेंगे अगले क्लास. तब तक के लिए जय हिंद. बंद